नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक लंबा ब्रेक आ गया। लास्ट जो अपनी मुलाकात हुई थी उसमें हमने बात करी थी, आई थिंक, मार्केट की क्लासिफिकेशन के ऊपर कि बाजार कितने तरह का होता है ना। अब हम बात करते हैं मोनोपोली। चलिए, तो सबसे पहला मुद्दा तो यही आता है कि यार मोनोपोली होती क्या है, ये एकाधिकार जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये होता क्या है। तो हम ये कहते हैं कि किसी मार्केट की एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां पे किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली एक ही फर्म, और जो प्रोडक्ट फर्म बेचती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में होता है, और मार्केट में नई फर्मों की एंट्री पर बैन होता है। इस मार्केट को अपन क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, कि द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इन विच अ सिंगल फर्म कंट्रोल द एंटायर सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विदाउट एनी सब्स्टिट्यूट एंड प्रोहिबिटेड एंट्री ऑफ न्यू फर्म will be called मोनोपोली। ठीक है, मार्केट की एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पे एक ही फर्म पूरे मार्केट में सप्लाई ऑफ द कमोडिटी को कंट्रोल करती है, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, प्लस मार्केट में नई फर्मों की एंट्री बैन। ठीक है, अब बात ये आती है कि बिकॉज मार्केट में एक ही फर्म है, तो बेसिकली फर्म विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक एन इंडस्ट्री, क्योंकि मैं अकेला हूं तो मेरी मनमानी करूंगा। तो फर्म यहां पर इंडस्ट्री की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, और प्राइस डिटर्मिनेशन के राइट फर्म के खुद के पास आ जाते हैं। एक फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद तय करती है, और वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस में मर्जी आए जितना चेंज कर, यानी कि वो चाहे जितना प्राइस को बढ़ा सकती है और चाहे जितना प्राइस को घटा सकती है। बट प्राइस और क्वांटिटी में से किसी एक को ही एक टाइम पर कंट्रोल किया जा सकता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर फर्म प्राइस को बढ़ाएगी तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर उसको क्वांटिटी रेज करनी है तो उसको प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम। ठीक है, तो अंडर मोनोपोली फर्म starts to behave like an industry. So the price will be determined by the industry, by the firm, and firm can make any change in price of the commodity.
इसका मतलब ये हो गया कि फर्म चाहे जितना प्राइस को बढ़ा सकती है और चाहे जितना प्राइस को घटा सकती है, बट फर्म कैन कंट्रोल either price or quantity at a particular point of time। ठीक है, ये तो बात हो गई मोनोपोली होती है। अब इसके बाद बात आती है कि मोनोपोली के फीचर्स क्या क्या हैं। तो अगला मैटर हमारा है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, तो मोनोपोली के फीचर पे जब हम जाते हैं तो पहला फीचर हम देखते हैं सिंगल सेलर। ठीक है, कि इस मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली एक ही फर्म होती है, पहली। ठीक है, दूसरी बात लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट। इस मार्केट में जिस प्रोडक्ट को फर्म सेल आउट करती है या बेचती है उसकी कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर कंपटीशन होगा, कंपटीशन के केस में मोनोपोली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तीसरी बात आती है प्रोहिबिटेड एंट्री ऑफ न्यू फर्म। इस मार्केट में नई फर्मों की एंट्री पूरी तरीके से बैन होती है, प्रोहिबिटेड। रीजन एक ही है कि अगर नई फर्में मार्केट में आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्मों के बीच में होगा कंपटीशन, और जब कंपटीशन होगा तो उस कंडीशन में मोनोपोली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस मार्केट में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा कि नई फर्मों की एंट्री पूरी तरीके से बैन होती है या प्रोहिबिटेड होती है। चौथा फीचर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक मोनोपोलिस्ट फर्म इतनी ताकतवर होती है कि वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझिएगा, कि वो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे सेल आउट कर सकती है। सेम प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड ऑन डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर्स इन मोनोपोली मार्केट। ठीक है, ये पावर केवल एक मोनोपोलिस्ट फर्म के पास होती है। मार्केट की किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। अब एक मोनोपोलिस्ट तीन तरीके से प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू प्लेस कर सकता है, प्लेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेस जब मोनोपोलिस्ट प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट प्राइस पर बेचता है। एक जगह कुछ और प्राइस ले ली, दूसरी जगह कुछ और प्राइस ले ली। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि यार सब्जी मंडी में जब सब्जी बिकती है तो सस्ती बिकती है, और वही सब्जी वाला जब आपके घर के बाहर अकेला आके बेचता है तो क्या लेता है, ज्यादा प्राइस लेता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड थिंग इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटी होता है, क्वालिटी। ठीक है, जब एक मोनोपोलिस्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो एक ही प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, एंड फॉर एवरी सेगमेंट ही विल चार्ज डिफरेंट प्राइस। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहीं ढूंढने जाएं तो हमें इंडियन रेलवे का मिलता है। ठीक है, इंडियन रेलवे की रेल ऑपरेशन के मामले में मोनोपोली है। अब इंडियन रेलवे ने क्वालिटी के अकॉर्डिंगली एक ट्रेन की जर्नी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे जनरल क्लास हो गई,
स्लीपर क्लास हो गई, एसी थर्ड हो गया, एसी सेकंड हो गया, एसी फर्स्ट हो गया। दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवे फॉर योर जर्नी। अब हर सेगमेंट के अंदर क्वालिटी ऑफ ट्रैवल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जनरल क्लास की कुछ और क्वालिटीज हैं, एसी फर्स्ट की कुछ और है, एसी थर्ड की कुछ और है, एसी सेकंड की कुछ और है। और हर सेगमेंट के लिए वो क्या लेते हैं आपसे, डिफरेंट प्राइस। यही बात समझ में। तो आपको ये होता है क्वालिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना। थर्ड जो बात आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब अकॉर्डिंग टू यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो हर यूज में कमोडिटी की डिफरेंट प्राइस वसूल करी जाएगी। एग्जांपल देता हूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी आपको डोमेस्टिक में भी यूज करने को मिलती है, आपको एग्रीकल्चर में भी यूज करने को मिलती है, आपको इंडस्ट्री में भी यूज करने, एंड फॉर एवरी यूज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विल चार्ज डिफरेंट प्राइस। तो इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोलिस्ट के पास एक पावर होती है कि वो सिंगल कमोडिटी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्राइस पर बेच सकता है। दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको इस बाजार में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तीन तरीके से प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी किया जाता है, अकॉर्डिंग टू प्लेस किया जाता है और अकॉर्डिंग टू यूज किया। ठीक है। फोर्थ फीचर, लैक ऑफ, चलिए इसको मैं इसी उस पे ले लेता हूँ, ज्यादा ठीक है, पिछले वाले पे ले लेता हूँ। फिफ्थ इज लैक ऑफ फैक्टर मोबिलिटी। ठीक है। यहां पर फैक्टर्स की मोबिलिटी खत्म हो जाती है, फैक्टर्स में मोबिलिटी नहीं। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि एक फैक्टर एक फर्म से दूसरी फर्म में जा सकता है, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में। So that is movement of factor from one firm to the another or one industry to the another, इसको कहा जाता है फैक्टर मोबिलिटी। और मोनोपोली मार्केट में बिकॉज एक ही फर्म है इसलिए उसके पास कोई मोबिलिटी नहीं होती। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज अ लैक ऑफ फैक्टर मोबिलिटी इन मोनोपोली मार्केट। छठी बात आती है कि इस मार्केट के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, इस मार्केट में आपको लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया एक सीधा साधा कि फर्म विल गेट ऑलवेज प्रॉफिट्स, चाहे शॉर्ट रन में उसको लॉस हो रहा हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, बट लॉन्ग रन उसको हमेशा क्या दे के जाएगा, प्रॉफिट ही दे के जाएगा। इवन अगर एक फर्म को शॉर्ट रन में लॉस भी फेस करना पड़ रहा है तो भी वो लॉन्ग रन में जाकर के अपने प्लांट का साइज चेंज करके या एडवर्टीजमेंट का यूज करके अपने लॉसेस को किस में कन्वर्ट कर लेती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है। तो वी विल ऑलवेज गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन अंडर मोनोपोली। सातवां फीचर होता है एक्सप्लॉयटेशन। इस मार्केट में फैक्टर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी हमेशा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना। रीजन क्या है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी चॉइस। कंज्यूमर को इसलिए एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है क्योंकि उसको अदर मार्केट्स के कंपैरिजन में कमोडिटी के लिए ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। एंड सेकंड थिंग, फैक्टर्स को इसलिए एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है बिकॉज दे विल गेट लेस रिवार्ड अगेंस्ट देयर प्रोडक्शन, अगेंस्ट देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एज कंपेयर टू द अदर मार्केट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ेगा और कंज्यूमर को भी यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ेगा। आठवां फीचर होता है ऑप्शनल यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट। यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इस मार्केट में एक मोनोपोलिस्ट अगर चाहे, मैंने पहले एक वर्ड यूज किया चाहे, तो वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकता है, एडवर्टीजमेंट का यूज कर सकता है। बट इट इज कंप्लीटली ऑप्शन इन इंटायरली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट। अगर वो चाहे तो ऐड करे, अगर उसको बिना ऐड के ही प्रॉफिट मिल रहा है, ही नीड नॉट टू मेक एडवर्टीजमेंट। ठीक है।
तो ये 7-8 फीचर आपको इस मार्केट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट बात आती है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, तो यूं कह सकते हैं कि डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। देखिए मोनोपोलिस के अंदर जो भी प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। ठीक है, आपका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में है नहीं, आप प्राइस में मर्जी आए जितना चेंज कर सकते हो। दैट्स वाई उसका जो डिमांड कर्व होता है, इसका मोनोपोलिस का, वो इनइलास्टिक होता है। ठीक है, वो जैसे जैसे प्राइस को कम करता जाता है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। अब इसके बिकॉज प्राइस कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है, तो एक एडिशनल यूनिट को बेचने से जो रेवेन्यू उसको मिलती है, जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, वो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से गिरती है। दैट्स वाई एमआर एआर के कंपैरिजन में और भी ज्यादा इनइलास्टिक होता है। अब यहां पे एक चीज आपके लिए समझने वाली है, ठीक है, वो ये है कि इस मार्केट में एमआर जो होता है वो हमेशा हाफ ऑफ एआर के बराबर, या वी कैन से एआर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एमआर की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो हम या तो यूं कहें कि एमआर एआर का आधा होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि एआर एमआर का दुगना होता है। ठीक है, तो आइदर वी कैन से एमआर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एआर, और वी कैन से एआर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एमआर होता है। ये आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बात आती है फिर रिलेशन ऑफ AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और इलास्टिसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली देखो, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ये कई बार AR की फॉर्म में पूछा जाता है, प्राइस की फॉर्म में, कई बार MR की फॉर्म में पूछा जाता है, कई बार इलास्टिसिटी की फॉर्म में पूछा जाता है। इसको अपन एक सॉर्ट आउट करके दोनों तीनों टाइप से निकालें। स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो ये होता है, ईडी इक्वल्स टू AR अपॉन AR माइनस MR। ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है किस किस के बीच की, इलास्टिसिटी AR और MR के बीच। ठीक है, अब बिकॉज आपका जो AR है वो किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है, तो इसको प्राइस की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ईडी इक्वल्स टू P अपॉन P माइनस M। ठीक है, ईडी इक्वल्स टू AR की जगह मैंने क्या रख दिया, प्राइस रख दिया, तो ये क्या हो गया, P अपॉन P माइनस MR हो गया। क्लियर? अब अपन क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, कई बार जब आता है तो इस फॉर्म में आता है कि ईडी ऑप्शन जो मिलेंगे AR MR की फॉर्म में मिलते हैं। कई बार प्राइस की फॉर्म में आ जाए तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ईडी प्राइस माइनस MR इक्वल्स टू प्राइस हो गया। ठीक है, इसको और सॉर्ट आउट करें, अपने एक स्टेप और ले लें, तो ईडी इंटू पी माइनस ईडी इंटू MR इक्वल्स टू हो गया P। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं जाऊं तो ईडी इंटू पी माइनस पी इक्वल टू हो गया ईडी इंटू MR। ठीक है, प्राइस को ले लो कॉमन, प्राइस मैंने कॉमन ले ली, तो ईडी माइनस 1 इक्वल्स टू ईडी इंटू M। तो प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं प्राइस इक्वल टू निकालूं, ईडी अपॉन ईडी माइनस 1 इंटू हो जाएगा MR। ये आता है प्राइस की फॉर्म में ही। ठीक है, और अगर मैं इसको MR की फॉर्म में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो MR इक्वल टू ये हो जाता है P ईडी माइनस 1 अपॉन ईडी। इसको ईडी से डिवाइड कर दूं तो MR विल बी इक्वल टू P 1 माइनस 1 अपॉन ईडी हो जाता है। ठीक है, तो यह अगर MR की फॉर्म में आया ये इस तरीके से। तो दैट इज द स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ईडी AR एंड MR के बीच में क्या रिलेशनशिप है।
अब आपने जब इलास्टिसिटी पढ़ी थी और उसका ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ा था, मैं कुछ चीजें और थोड़ा सा इलास्टिसिटी और इसमें डिटेल में जाके बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हमने कहा था ए आर कर्व डिमांड कर्व है, तो ए आर कर्व मान लिया मेरा ये है। अब हमने कहा था कि ए आर कर्व के मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 होती है, ऊपर वाले सेगमेंट में ग्रेटर देन 1 होती है और नीचे वाले सेगमेंट में लेस देन होती है। ठीक है, और एम आर जो होता है वो ए आर की आधी दूरी से निकलता है। दिस इज योर एम आर। ठीक है, ये आपका एम आर। अब यहाँ पे दो चीजें और, तीन चीजें और निकल गए, बेभाव के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मैंने ए आर एंड एम आर लिखा। ठीक है, तो बेभाव के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्या आते हैं देखो, जैसे अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है कि जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट, तो एम आर की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देन इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन एम आर विल बी पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी कि डिमांड करके बीच के पॉइंट, देन एम आर विल बी 0। और तीसरी बात, इफ ईडी इज लेस देन 1 देन एम आर विल बी नेगेटिव। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी ही। क्लियर हो गई बात? तो ये बात रही किस किस के बीच के रिलेशनशिप की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ए आर और एम आर। मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बता दी मैंने आपको और डायग्रामेटिकल रिलेशनशिप भी मैंने आपको बता दी कि किस तरह की रिलेशनशिप आपको ईडी, ए आर और एम आर के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि शॉर्ट्रन इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। शॉर्ट्रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली। ठीक है, शॉर्ट्रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशंस होती है। पहली चीज, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट। एक पहली कंडीशन जो है फर्म के इक्विलिब्रियम की वो क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एक चीज हो गई। एंड सेकेंड थिंग, एमसी शुड बी राइजिंग, या तो ये कह सकते हैं हम कि एमसी शुड बी राइजिंग होनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि एमसी शुड इंटरसेक्ट एमआर फ्रॉम बिलो। एमसी एमआर को नीचे से ऊपर की तरफ काटनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये दो कंडीशन। मैंने कहा दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, दिस इज योर मार्जिनल, ये हो गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां आया, जहां एमआर ने एमसी को काटा। ठीक है, अब यहां पे ये नीचे लाइन डाल दूं तो डिसाइड होता है आउटपुट, और इस लाइन को मैं स्ट्रेट ऊपर तक ए आर तक ले जाऊंगा तो डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम हो गया इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। आप आउटपुट कितना बेच रहे हो, आप आउटपुट ऑफर कर रहे हो ओ से लेके क्यू तक, और किस प्राइस पे कर रहे हो, ओ से लेके पी तक। दैट विल बी योर प्राइस। ठीक है, तो अब यहां पे दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी 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 निकल के आती हैं। पहली चीज, एक मोनोपोलिस्ट जब इक्विलिब्रियम में होता है तो वो क्या डिटरमाइन, तो देखिए यहाँ पे वो दोनों चीजें डिटरमाइन करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अ मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, बट यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल
मैंने कहा डिटरमाइन तो हम दोनों कर सकते हैं, बट मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल आइदर प्राइस और क्वांटिटी। एट ए टाइम, ठीक है, वो डिटरमाइन तो दोनों चीजें कर सकता है, प्राइस और क्वांटिटी, लेकिन एक टाइम में कंट्रोल एक को ही कर सकता है। अगर वो प्राइस ज्यादा रखेगा तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर उसको प्राइस बढ़ानी है तो उसको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। हेलो, राम राम। हाँ बोलो। केशव बिल्डिंग कौन सी है? मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, अभी क्लास में हूँ, थोड़ी देर में कॉल कर। ठीक है, तो यहाँ पे आप केवल प्राइस और क्वांटिटी दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कंट्रोल किसी एक को ही कर सकते हैं। या तो आपको प्राइस कंट्रोल करेंगे तो क्वांटिटी पे से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और अगर आपको क्वांटिटी कंट्रोल करनी है तो आपको प्राइस पे कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है यार, एक सिंपल सी बात से समझो कि अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो प्राइस कम करो, और अगर आपको प्राइस ज्यादा रखनी है तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आराम से। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की बात रही। अब इसी शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में फिर दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं कि अगर एक कंडीशन मैंने ली, इफ एम आर ग्रेटर देन एम सी, ठीक है, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, तो फर्म क्या करेगी? तो देखो, एम आर ग्रेटर देन एम सी की स्थिति कहां आती है? इस पॉइंट से पहले आती है। यहां का जो सिचुएशन है वहां पे एम आर एम सी से ज्यादा है, और आपको पहुंचना कहां है? इस पॉइंट पे। आपके पास है क्या? केवल आउटपुट है। तो अगर यहां पे ये सिचुएशन है तो देन फर्म विल इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, फर्म क्या करेगी? आउटपुट को इंक्रीज करेगी इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो क्या करेगी? प्राइस अगर उसको इक्विलिब्रियम में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्राइस ओ सॉरी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उल्टा हो जाता है, उल्टा क्या? उल्टी सिचुएशन का मतलब हो गया कि इफ एम आर लेस देन एम सी है देन फर्म विल डिक्रीज। ठीक है, अगर एम आर एम सी से ज्यादा है तो फर्म इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्वांटिटी को बढ़ाएगी, और अगर एम आर एम लेस देन एम सी है तो फर्म इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्वांटिटी को क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। ये दोनों ही प्रोसेस कब तक रहेंगे? जब तक कि वापस मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर नहीं हो जाता? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। क्लियर हो गई बात? ये हुआ मामला किसका? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का, कि फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या अर्न करती है, कहां शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है। अगर उस कंडीशन में एम आर एम सी से ज्यादा है तो क्या करेंगे? एम सी एम आर से ज्यादा है तो क्या करेंगे? फर्म क्या डिटरमाइन करेगी, क्या कंट्रोल करेगी, वो सारी चीजें मैंने आपको इस एक स्लाइड में बता। ठीक है, अब बात आती है कि एक फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में आ गई। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में जब एक फर्म आ जाती है तो उसको क्या मिलता है, क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं? तो बेसिकली एक फर्म जब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में होती है तो उसको तीन सिचुएशन वो अर्न कर सकती है। ठीक है, अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम a firm can face three situations.
ठीक है, आपको 3 सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी मिल सकती हैं? सबसे पहली बात, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल, ठीक है, किसी भी मार्केट में शॉर्ट टर्म में फर्म 3 ही सिचुएशन अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहली बात करें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, तो एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है, या मैं कहूं एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, तो उस फर्म को शॉर्ट टर्म में क्या मिलेगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखते हैं। मैंने कहा ये आपका एवरेज रेवेन्यू, ये आपका मार्जिन, ठीक है, ये हो गई एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट जहां मिनिमम होती है वहां वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है, तो ये आपकी हो गई मार्जिन। अब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपकी इक्वल है इस ई पॉइंट पर, इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, दैट इज ऑन ई। यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन डाली, दिस इज योर आउटपुट, इसको मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा तो ये मेरी आ जाएगी प्राइस, और एवरेज कॉस्ट को जहां ये लाइन काट रही है वहां से मेरी आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको पर यूनिट प्रॉफिट जो होगा वो तो कितना होगा? पीसी के बराबर होगा, क्योंकि उसका रेवेन्यू तो है इतना, उसका रेवेन्यू तो है ये और उसकी कॉस्ट है ये, तो इतना इतना आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर प्रॉफिट, किसका? पर यूनिट प्रॉफिट। और अगर आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मैं इसको 2 पॉइंट ले लेता हूं, आर एम, तो इतना इतना आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए यहां पे इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर है? ई पॉइंट पर है। ठीक है, आप आउटपुट कितना सोल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं ओ से लेके क्यू तक। आपकी प्राइस कितनी है? आपकी प्राइस है ओ से लेके पी तक। ठीक है, आपका पर यूनिट प्रॉफिट कितना है? आपका पर यूनिट प्रॉफिट है पीसी। ठीक है, और आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? वो हो गया पीसी एम, दैट इज योर टोटल। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में पहली सिचुएशन जो फर्म को अर्न होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की होती है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसका तब होता है जब उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ज्यादा होता है, या मैं कहूं एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा। ठीक है, दूसरी चीज पे चलते हैं, सेकंड थिंग, नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, तो एक फर्म को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नॉर्मल प्रॉफिट तब मिलता है जब उसका टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? टोटल कॉस्ट के, और एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो उसके एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। जहां ये दो, मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, इसका मतलब अपने आप ही एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन शॉर्ट रन में है फर्म के लिए इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, तो उसको फिर क्या मिलेगा? सुपर नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। देखते हैं, मैंने कहा ये ए आर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू विच इज एम, यहां से एवरेज कॉस्ट इसको एच करके गई, ये आपका आउटपुट, और यहां से निकल गई आपकी मार्जिनल। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आप देखिए प्राइस और कॉस्ट दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आप देखें तो इक्विलिब्रियम आपका ई पॉइंट पर है, आपकी आउटपुट जो आप ऑफर कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? ओ से लेके क्यू तक। प्राइस क्या है? ओपी विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट ओसी। ठीक है, तो प्राइस और कॉस्ट दोनों आपस में क्या है? पर यूनिट प्राइस और पर यूनिट कॉस्ट दोनों बराबर हैं, इसलिए एक फर्म को शॉर्ट टर्म में क्या मिलेगा?
नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन आती है लॉस। ठीक है, एक फर्म को शॉर्ट रन में लॉस भी हो सकता है। इवन अंडर मोनोपोली अ फर्म कैन फेस लॉस इन शॉर्ट रन। एक फर्म को शॉर्ट रन में लॉस तब होता है जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से और पर यूनिट रेवेन्यू पर यूनिट कॉस्ट से, यानी कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो जाए। ठीक है, जब कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी या रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो जाएगा तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की फर्म में एक फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में एक फर्म को मोनोपोली मार्केट में भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ठीक है, चलिए लॉस कैसे होता है वो भी देखते हैं। एक कॉस्ट आ गई ऊपर से। ठीक है, अब ये कॉस्ट गई यहां से, ये आपका मिनिमम पॉइंट है, दैट इज मार्जिन। अब एमआर ने एमसी को काटा इस पॉइंट पर, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन डाली, ये लो, ये आ गया आउटपुट। इससे ऊपर चलो, ये आ गई प्राइस, और ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगी कॉस्ट। अब आपको दिख रहा है भाई साहब कि इतना इतना आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दिस विल बी योर शॉर्ट रन लॉस। ठीक है, तो मैंने कहा मेरा इक्विलिब्रियम आया ई पॉइंट पर, मैंने आउटपुट ऑफर किया ओ क्यू, मैंने प्राइस ऑफर करी ओपी, कॉस्ट है मेरी ओसी, मेरा पर यूनिट लॉस है, लॉस जो है वो सीपी है, और मेरा टोटल लॉस जो है वो कितना है, दैट इज सीपी आर, ये मेरा टोटल लॉस। ठीक है, तो एक फर्म को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कुछ भी मिल सकता है। उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, उसको लॉस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में एक फर्म तीनों कंडीशंस फेस कर सकती है इवन अंडर मोनोपोली मार्केट। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, तो एक फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली मार्केट में उस पॉइंट पर होता है जहां उसकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होती है, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अ फर्म विल गेट नॉट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली व्हेन इट्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में एक फर्म तीनों कंडीशन की जगह केवल एक ही कंडीशन अचीव करती है, और वो होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि एक मोनोपोलिस्ट फर्म लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। चाहे उसको शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को वो लॉन्ग रन में कैरी कर लेती है। ठीक है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रह जाता है उसका। अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है, मैंने कहा इवन लॉस भी हो रहा है, तो वो फर्म लॉन्ग रन में प्लांट एक्सपेंशन के थ्रू कॉस्ट कम करके या एडवर्टीजमेंट के थ्रू आउटपुट और रेवेन्यू बढ़ा करके एक क्या कर सकती है, अपने लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेती है। और हमेशा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्या अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। क्लियर हो गई ये बात? तो इस मार्केट में
आपको क्या मिलेगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब बनाते हैं फंड डायग्राम। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आउटपुट, ये प्राइस और ये कॉस्ट। ठीक है, और इतना इतना आपको क्या मिल गया? मान लिया इसको मैंने नाम दे दिया आर एम। तो इतना इतना आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मिल। ठीक है, तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हमेशा एक फर्म को क्या दे के जाता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही दे के जाता है। क्लियर? यहां तक तो बात रही शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने मोनोपोली में डिस्कस कर ली। अब अगला मैटर आता है जो इस मोनोपोली मार्केट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्राइस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता चुका हूं कि जब एक मोनोपोलिस्ट एक ही कमोडिटी को डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर सेल आउट करता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ मोनोपोलिस्ट sell a commodity on different price to the different consumers, then it is called price discrimination। ठीक है, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है तो हमें पता लग गया कि जी भाई एक ही प्रोडक्ट को अगर अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे बेचा जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए 3 प्री कंडीशंस होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 प्री कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर वो है तो आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहली चीज प्री कंडीशन। ठीक है, प्री कंडीशन क्या है? देयर शुड बी इनफ डिस्टेंस बिटवीन टू मार्केट। ठीक है, जिन दो बाजारों में आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हो उन दोनों बाजारों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि एक बाजार का कस्टमर दूसरे बाजार में ना जा पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा सब्जी मंडी और घर का मैंने एग्जांपल ले लिया था प्लेस के अकॉर्डिंग जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो सब्जी मंडी और हमारे घर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हम सब्जी मंडी में ना जा पाए। अगर सब्जी मंडी मेरे घर के सामने ही है तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा मांगेगा, मैं मंडी में चला जाऊंगा। ठीक है, तो पहली बात, आपके जो दिन दो बाजारों में आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं उन दोनों बाजारों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, सो दैट द कस्टमर ऑफ वन मार्केट शुड नॉट मूव टू द अदर मार्केट। एक बात। दूसरी बात, इन एटलीस्ट वन मार्केट
मोनोपोली शुड एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों में से जिन दो बाजारों में आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं उनमें से कम एक बाजार में मोनोपोली हो, नहीं है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं, खत्म। थर्ड थिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शुड बी डिफरेंट इन बोथ मार्केट। ठीक है, दोनों बाजारों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए मान के चल रहे हैं ताकि जिस बाजार में इलास्टिसिटी ज्यादा हो वहां पे हम प्राइस कम रख लें, और जिस बाजार में इलास्टिसिटी कम हो वहां पे प्राइस हम ज्यादा रख लें। ठीक है, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीन तरीके से होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अ मोनोपोलिस्ट कैन डिस्क्रिमिनेट प्राइस इन थ्री वेज। पहला मैंने कहा अकॉर्डिंग टू प्लेस, दूसरा मैंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, और तीसरा मैंने कहा अकॉर्डिंग टू यूज। ये तीन तरीके से आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि प्राइस, ये तीनों चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, चलो एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जब प्लेस के अकॉर्डिंगली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एक प्लेस पर कमोडिटी की डिफरेंट प्राइस ली जाती है, दूसरे पर मतलब प्लेस पर डिफरेंट प्राइस ली जाती है। जब हम क्वालिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो हम क्वालिटी के अकॉर्डिंगली कमोडिटी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर सेगमेंट के लिए क्या ले लेते हैं, अलग प्राइस ले लेते हैं। और जब अकॉर्डिंग टू यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो डिफरेंट यूज में कमोडिटी की डिफरेंट प्राइस वसूल कर ली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री। ठीक है, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जब डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे बात आती है, पहली बात तो ये समझो कि ये जो डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये पीगू ने बताई। किसने बताई? पीगू। ठीक है, पीगू ने पहली बार डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की थी। तो पीगू ने तीन तरह की डिग्रियां बताई। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीन डिग्री का हो सकता है। सबसे पहला होता है फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री, ठीक है, इसको हम एक और नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इसको परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसमें एक मोनोपोलिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो कंज्यूमर से उस प्राइस को वसूल करता है जो वो देना है। ठीक है, इसके लिए वो करता क्या है, इस प्राइस को वसूल करता है जिसको वो देना चाहता है। इसका मतलब कंज्यूमर की सारी सरप्लस वो खत्म कर देता है। एवरी कंज्यूमर सरप्लस या एंटायर कंज्यूमर सरप्लस विल बी ग्रैब्ड बाय द मोनोपोलिस्ट इन द मार्केट। और इसके लिए किया क्या जाएगा, इसके लिए किया यह जाएगा कि कमोडिटी की हर यूनिट को अलग प्राइस पर बेचा जाए। ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी विल बी सोल्ड ऑन द डिफरेंट प्राइस। ठीक है, तो अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, a monopolist
becomes so strong that he can charge that price which a consumer is willing to pay for the commodity. For this, he will sell every unit of the commodity, unit of the commodity on different. ठीक है, कमोडिटी की हर यूनिट को वो क्या करेगा, अलग प्राइस पे सेल आउट करेगा। आगे बात समझ में, ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री का, जिसको सबसे खतरनाक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मोनोपोलिस्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि वो कंज्यूमर सरप्लस को ही खा गया पूरी। ठीक है, कंज्यूमर की जो सरप्लस है वो एंटायर कंज्यूमर सरप्लस को खा जाएगा। और कैसे खाएगा, हर बंदे से उसकी विलिंग प्राइस वसूल कर लेगा एवरी यूनिट के लिए। ठीक है, हर यूनिट को अलग प्राइस पर बेच करके और अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग विलिंग प्राइस वसूल कर लेगा। और विलिंग प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस होता है, जो कि इस फर्स्ट डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आकर के क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड होता है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर वो हर यूनिट को अलग उस पर नहीं बेचता प्राइस पर। वो क्या करता है, कंज्यूमर्स को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर, और हर सेगमेंट के लिए वो क्या ले लेता है, अलग प्राइस वसूल कर लेता है। ठीक है, अंडर दिस मोनोपोलिस्ट will divide the consumers in different segments and for each segment he will charge different। ठीक है, हर सेगमेंट के लिए वो क्या ले लेगा, अलग अलग प्राइस। लेकिन क्या होता है, एक सेगमेंट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए प्राइस क्या रह जाती है, सेम। ठीक है, तो हर कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस पर नहीं बेचा जाता, बेसिकली सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर सेगमेंट के लिए क्या ले लेते हैं, अलग प्राइस ले लेते हैं। तो इसमें होता ये है कि सारे कंज्यूमर्स की सरप्लस नहीं खत्म होती है, कुछ सरप्लस कंज्यूमर के पास सेफ रह जाती है। ठीक है, तीसरा होता है थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये सबसे कॉमन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या करता है मोनोपोलिस्ट, मार्केट को इलास्टिसिटी के बिहाफ पर दो सब मार्केट में डिवाइड कर देता है, और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम होती है उस मार्केट में वो प्राइस ज्यादा वसूल करता है, और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है प्रोडक्ट की, उस मार्केट में वो प्राइस कम वसूल करता है। ठीक है, अंडर दिस मोनोपोलिस्ट will divide entire market into two sub markets
द मार्केट इन विच elasticity is high, he will charge low price, and the market in which elasticity is low, he will charge higher price. ठीक है, जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम होगी वहां पे वो प्राइस ज्यादा रखेगा, और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वहां पे वो प्राइस कम रखेगा। ठीक है, अब लास्ट बात आती है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन में एक मोनोपोलिस्ट फर्म का इक्विलिब्रियम कहां। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट, मैंने क्या कहा, मार्केट को दो सब मार्केट में बांट लिया। अब हर मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू को वो क्या करता है, मार्जिनल कॉस्ट के साथ कंपेयर करता है। जैसे फर्स्ट मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, MR1, तो वो इसको कंपेयर करेगा किसके साथ, मार्जिनल कॉस्ट के साथ। और सेकंड मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू को भी किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट के साथ। तो आपकी इक्विलिब्रियम की जनरल कंडीशन क्या बन गई, MR1 शुड बी इक्वल टू MR2 शुड बी इक्वल टू MC। ठीक है, जहां पे दोनों मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, वहां पे एक मोनोपोलिस्ट का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन में इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, इसको अपन डायग्राम से करते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये AR, ये MR, ठीक है, जो कि इनइलास्टिक है एज कंपेयर टू सेकंड मार्केट के। मैंने सेकंड मार्केट लिया जिसमें इसके कंपैरिजन में इलास्टिसिटी थोड़ी, ठीक है, और ये मैंने दोनों को जोड़ के टोटल बना लिया, दैट इज फर्स्ट एंड, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, सिग्मा AR और सिग्मा। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट ने इसको काटा यहाँ पे, तो टोटल आउटपुट आ गया आपका O से लेके Q तक। ठीक है, अब इस मार्केट को इस बाजार में भी बेचना और इस बाजार में भी बेचना है, इस लाइन को आप सीधी ले जाओ इधर, तो ये हो गया MR2, ये है AR2, सब फर्स्ट सेकंड मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू, ये AR1 और MR1 फर्स्ट मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज। अब देखो, इस मार्केट में इतनी क्वांटिटी बेची जाएगी, किस प्राइस पर बेची जाएगी, इस प्राइस पर बेची जाएगी, P1 प्राइस पर। इस मार्केट में इतनी क्वांटिटी बेची जाएगी, किस प्राइस पर बेची जाएगी, इस प्राइस पर बेची जाएगी। तो टोटल आउटपुट जो है OQ, उसका OQ1 पार्ट तो बेच दिया जाएगा फर्स्ट सब मार्केट में, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी कम है तो यहां प्राइस ज्यादा रख ली जाएगी। ठीक है, और जो OQ2 पार्ट है, ये जो रिमेनिंग OQ2 पार्ट है, ये OP2 प्राइस पर बेच दिया जाएगा। अब देखो, आपको एक चीज दिख रही होगी, जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है वहां प्राइस कम है, और जहां इलास्टिसिटी कम है वहां प्राइस ज्यादा है। तो दोनों प्राइस P1 और P2 पर OQ1 पार्ट बेचा जाएगा P1 प्राइस पर, और OQ2 पार्ट बेच दिया जाएगा P2 प्राइस पर। ठीक है, तो टोटल आउटपुट OQ है, जिसका OQ1 पार्ट बिकेगा फर्स्ट मार्केट में, सब मार्केट में OP1 प्राइस पर, और OQ2 पार्ट बिकेगा दूसरे सब मार्केट में किस पर, OP2 प्राइस। जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्राइस कम रखी जाएगी, और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम होगी वहां पे प्राइस ज्यादा रखी जाएगी। एक सिंपल सा तरीका मोनोपोलिस्ट फॉलो करता है जब वो थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, बिकॉज कॉमन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थर्ड डिग्री का होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम में हमेशा कब निकाला जाता है, थर्ड डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ही निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां आके आपका ये मोनोपोली का पूरा चैप्टर जो है वो मोटा मोटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा आपको मोनोपोली में किसी भी एग्जाम के लिए टिल आगे तक कहीं चले जाना, इससे ज्यादा आपको मोनोपोली में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ के अपना ये टॉपिक खत्म होता है मोनोपोली। कल जब अपन अगली क्लास में मिलेंगे तब बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।